बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स क्लास 9th का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी मेन हेडिंग है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 84 ओपन कर लें ताकि हम डिटेल में इस चीज को स्टडी कर लें कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है क्या, और इस यूनिट में हमने डिटेल में किन किन मेन टॉपिक्स को स्टडी करना है। सबसे पहले जो है आपको एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताता चलूं, जैसा कि यूनिट नंबर 3 में आपने डिटेल में स्टडी किया था कि फोर्सेस जस्ट पुश एंड पुल करने के लिए ही यूज की जाती हैं, लेकिन अब आप इस यूनिट में डिटेल में इन थिंग्स को स्टडी करेंगे कि फोर्स जस्ट पुश एंड पुल के लिए नहीं, टर्न प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मटेरियल में यूज की जा सकती है। जैसे जैसे इस यूनिट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, आपने बहुत ही ध्यान से लेक्चर्स को सुनना है। अब जैसा कि सेकंड मेन हेडिंग आपको पेज नंबर 84 पे नजर आ रही होगी, इट्स अ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। मतलब ये कि स्टूडेंट्स जब इस यूनिट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी कर लेंगे, उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। उनको बेसिक्स पॉइंट्स की फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है। मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए आपने उन पॉइंट्स को किस तरीके से स्टडी करना है जब हम अपना ये यूनिट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि फोर्स की टोटल 2 टाइप्स हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। नंबर 1 इज लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड सेकंड इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। हम इन दोनों फोर्सेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है। आफ्टर दैट आवर सेकंड पॉइंट इज स्टेट हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस या वेक्टर्स। जैसा कि आप यूनिट नंबर 3 में इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। As you know that वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल हम मैथमेटिकल रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। इसी वजह से फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने एक न्यू रूल बनाया जिसे क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। अब इस टॉपिक में या इस पॉइंट में आपको बताना ये चाह रहे हैं कि हेड टू टेल रूल को आप डिटेल में स्टडी करेंगे, और 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस हो उनको हम कंबाइंड वन फोर्स किस तरीके से स्टडी करेंगे।
आफ्टर दैट आवर सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। हाउ अ फोर्स इज रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब फोर्स को किस तरीके से हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपने ये मेरी बात याद रखनी है, जब भी किसी भी फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो तब उसको जो हम उसको रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स, तब हम उन्हें रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर एक दूसरे कहेंगे जब उनके दरमियान में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरीके से आपने बकिया अपने पॉइंट्स खुद ही स्टडी कर लेने हैं जब आप इस यूनिट को डिटेल में स्टडी कर लेंगे। आफ्टर दैट आप अपने पेज नंबर 85 की तरफ आइएगा। वहां पे आपको मेन हेडिंग नजर आ रही होगी, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन करना। हम इस यूनिट में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसा कि आप स्कूल आएंगे, आप 10th क्लास में प्रमोट होंगे, वहां पे एक या दो आपके एक्सपेरिमेंट इस यूनिट से रिलेट करते होंगे, जिनको हम परफॉर्म करके बाकायदा देखेंगे किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड मेन हेडिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। साइंस का, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इन तीनों का आपस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। साइंस ने पहले हमें बताया कि फोर्स जस्ट पुश एंड पुल ही कर सकती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस में जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं उन्होंने हमें एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया। वो क्या था कि फोर्स जो है टर्निंग इफेक्ट भी किसी मटेरियल में प्रोड्यूस्ड कर सकती है। जब ये कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजिस्ट के पास आया, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जिनके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते थे उसकी वजह से टर्न प्रोड्यूस हो जाता था, और टर्न प्रोड्यूस होने की वजह से हम किसी भी चीज को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पुराने वक्तों की बात करें, तब हमारे पास शीशे की बोतल्स होती थी। आजकल भी शीशे की बोतल्स हैं, तो आप उसके ऊपर जो टैब लगा होता है उसको ओपन करने के लिए की होती है, जिसको इस तरीके से फोर्स लगा के पुश करते हैं। तो वो क्या होता है, पुल करने की वजह से वो जो टैब होता है बोतल का इजीली ऊपर आ जाता है। आपके हाथ की एनर्जी वो उस की में चलेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो पुल करने की वजह से आपका जो टैब है वो ओपन हो गया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज आप देखते हैं हमारे पास जो है प्लास्टिक की बोतल्स हैं, उसके जो टैब को ओपन करने के लिए आपको क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। फोर्स किस तरीके से लगाते हैं आप, टर्न की वजह से टर्न करते हैं, उसको इस तरीके से ओपन करते हैं, इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया, हमें साइंटिस्ट ने बताया था कि फोर्स क्या कर सकती है, टर्न प्रोड्यूस कर सकती है किसी मटेरियल में। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसी बोतल बना ली जिसके थ्रू आप इजीली ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। किसको, प्लास्टिक की बोतल के टैप को। यही नहीं, इसके बाद जो है साइंटिस्ट ने जब हमें बताया तो टेक्नोलॉजीज ने और वर्किंग की। उस वर्किंग की वजह से टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक स्पैनर बना दिया। उस स्पैनर की वजह से आप कोई भी नट इजीली ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। जैसे आपकी घर में अगर कोई मोटर खराब हो जाए तो मोटर को ओपन करने के लिए आपको स्पैनर की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, आपके हाथ की मैकेनिकल एनर्जी दोबारा उस स्पैनर को आप जब उसके ऊपर फिक्स कर लेते हैं नट में, तो उसको ओपन करने के लिए फोर्स या तो पुल नीचे वाली साइड पे करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो नट है वो इजीली ओपन हो जाता है। तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है इसे यूजुअली हम टॉर्क कहते हैं। इस यूनिट में आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से उसने हमारी जिंदगी को आसान बनाया।
इर्द गिर्द के माहौल को समझने के लिए, नेचर को समझने में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक मैंने आपको स्पैनर एंड जो है नट की एग्जांपल दी। इसी तरीके से आप अगर गांव वगैरह जाएं तो वहां पे आज भी लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, वो बहुत दूर से जो है पानी लेके आते हैं। अब वो पानी एक बहुत बड़ा, उनके पास जो बिग जार होता है जिसको सर के ऊपर रख के लेके आते हैं। अब उसमें जब पानी फिलअप कर लेते हैं तो उसको सर पे रखा जाता है। अब देखें, ये मेरे एक सर की सरफेस है, दूसरी मेरे पास जो एक बिग जार होगा उस जार की भी एक सरफेस होगी। जब मैं उसको अपने सर पे रखूंगा, एक मेरे सर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और एक उस जार का वेट जो है मेरे सर पे लगेगा, तो दो फोर्सेस होंगी। जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी तब ही वो जो जार है मेरे सर पे इजीली क्या होगा, स्टेशनरी कंडीशन में आएगा। ठीक है। अब अगर कभी के बाद वो हमारे सर पे होता है, जब हम चलते हैं तो कभी के बाद वो अगर गिरने लगे तो हम क्या करते हैं, अपने सर की मूवमेंट इस तरीके से इस तरह या इस तरह कर लेते हैं ताकि वो दोबारा स्टेबल हो जाए, स्टेशनरी कंडीशन में आ जाए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर आप कोई भी शो देखने जाएं, वहां पे जोकर हो तो वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल एक पाइप होता है। ये सिलेंड्रिकल पाइप है मेरा हैंड, इसके ऊपर इस तरीके से ये मेरे पास कोई वुडन ब्लॉक है, इसको मैं इसके ऊपर जब रखता हूं, ये स्टेशनरी कंडीशन में कब आएगा, एक सरफेस ये थी, सेकंड सरफेस ये थी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्टेशनरी होगा। इसके बाद इसके ऊपर क्या है, जोकर ने खड़ा होना है, तो इसका मतलब तीनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तब ही आप जोकर जो है वो इजीली इसके ऊपर क्या होगा, स्टेशनरी कंडीशन में आएगा। अब ये जो दो हमने एग्जांपल्स यहां पे एक्सप्लेन की है, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट इनमें स्टेशनरी कंडीशन में आता है तो हम कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। इस यूनिट में हम इस चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने टाइप्स की होती हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम अपनी बुक का फर्स्ट पेज ओपन कर लें, 85 पेज ओपन कर लें, मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूं। लुक एट द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज, व्हाट इज द जोकर डूइंग? He is trying to balance himself on the wooden plank which is placed over a cylindrical pipe. Can we do the same? क्या हम इस तरह कर सकते हैं? अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें तो हम इस तरह कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी ये फिंगर है, फिंगर की एक सरफेस ये है, सेकंड अगर मैं चाहता हूं ये मेरा पास जो बोर्ड मार्कर है इसके ऊपर स्टेशनरी इस तरीके से आ जाए, तो इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये स्टेशनरी कब आएगा, जब इसका पूरा वेट मेरे हाथ पे इजीली बैलेंस्ड होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसको इस तरीके से मैं अपने हैंड पे जो है खड़ा कर सकता हूं। ये कब होगा, जब मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। सेकंड, इन दोनों की फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, और जब ये स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा तो मैं कह दूंगा ये मेरा बोर्ड मार्कर जो है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। A baby gradually learns to stand by balancing herself. Women and children in the villages often carry pitchers. Pitchers कहते हैं जार को, जैसे आपको वो जो है डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, with water on their hands such as shown in figure 4.2. With a little effort, we can learn to balance a stick vertically up on our fingertip. फिंगर टिप इसको कहते हैं, इसके ऊपर इजीली हम इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं अगर हम लॉट ऑफ एफर्ट्स करें या लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें। इन दिस यूनिट वी लर्न मेनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स सच एज टॉर्क, इक्विलिब्रियम, ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, एंड देयर एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे
कि लाइक एंड नॉन लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। आप बेशक अपनी बुक का पेज नंबर 86 ओपन कर लें, वहां पे आपको इनकी डेफिनेशंस भी नजर आ रही होंगी जो मैं यहां पे एक्सप्लेन करने लगा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास फोर्सेस की कितनी टाइप है? 2 टाइप। नंबर 1 इज लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड सेकंड वन इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर those types of forces which are parallel to each other and have same डायरेक्शन। लाइक ये इस तरीके से अगर मैंने ये एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर ली, तो मैं कहता हूं दोनों फोर्सेस, एक फोर्स 1 है, ये फोर्स मेरी क्या है? ये F1 है, ये F2 है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। और दोनों की फोर्सेस भी क्या है? सेम है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों फोर्सेस एक ही तरफ मूव कर रही हैं। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये एक बस है या कार आप कह लें, ठीक है। इसके अंदर पैसेंजर्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये बस मूव नहीं कर रही क्योंकि रुक गई है। अब बहुत 3 से 4 पैसेंजर इसमें से निकले, उन्होंने क्या किया? एक पैसेंजर ने यहां से इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको कहता हूं F1 फोर्स है, सेकंड ये है F2, थर्ड ये है, ये F3 है एंड फोर्थ ये है, ये F4 है। अब 4 पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर इन वन डायरेक्शन में। तो ऐसी फोर्स की वजह से ये जो आपकी बस जो रुकी हुई थी वो चलना स्टार्ट कर देगी एंड आफ्टर दैट इसकी बैटरी इसको पावर प्रोवाइड करेगी और ये हमारी बस क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी फोर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो और एक दूसरे की पैरेलल हो, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। एक और एग्जांपल हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, वो क्या है? अगर हमारे आप ग्रोसरी करने जाते हैं, मैं एप्पल खरीद लाता हूं, तो देखें अब इसमें मेरे पास 10 एप्पल्स हैं। अब सारों का वेट क्या हो रहा है? डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रहा है। तो मैं कहता हूं एक एप्पल मेरे पास ये था, इसकी फोर्स नीचे, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत ज्यादा इसमें एप्पल्स है, सारों का वेट डाउनवर्ड वाली साइड में मूव कर रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनके वेट्स के ऊपर एक्ट कर रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सारे जो एप्पल्स हैं वो शॉपिंग बैग में नीचे वाली साइड पे हैं। तो ये फोर्सेस, इनके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है एक ही डायरेक्शन में है जो डाउनवर्ड है। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कह देते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस कह देते हैं। अब हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है? आर दोज टाइप्स ऑफ फोर्सेस which are parallel to each other but have opposite direction. Such forces हम क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसको एक्सप्लेन करने की हम एक एग्जांपल दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। मेरे पास ये एक स्टैंड है इस तरीके से, इस स्टैंड के ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग बांध ली है, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ मैंने यहां पे एप्पल इस तरीके से हैंग आउट कर दिया है। एज यू नो दैट जब मैंने इसके ऊपर एप्पल हैंग किया होगा तो ये थोड़ी सी खींची गई होगी, तो मैं कह सकता हूं इस स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? टेंशन प्रोड्यूस होगी। और आपने याद रखना टेंशन ऑलवेज
अपवर्ड वाली साइड पे मूव होती है। तो टेंशन हमारी क्या है, अपवर्ड वाली साइड पे मूव कर रही है, और इसका वेट जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसकी वजह से ये आपका जो एप्पल है वो डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रहा है। तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रहा है। अब ये एप्पल इस स्ट्रिंग के ऊपर तब तक रहेगा जब टेंशन एंड वेट दोनों इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेस, ये F1 फोर्स है, F2 फोर्स है। F1 फोर्स हमारे पास क्या है, अपवर्ड वाली साइड पे, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड वाली साइड पे। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल करेंगे तब ही ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एप्पल हमने कंसीडर किया है वो यहां पे हैंग करेगा। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक और एग्जांपल हम यहां पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, चलो यहां बना लेते हैं। मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, ये मेरे पास मार्कर है, चलो मार्कर कंसीडर कर लेते हैं। एक फोर्स इसके ऊपर इस साइड पे मूव कर रही है इस तरीके से, एंड सेकंड फोर्स जो है वो इस साइड पे मूव कर रही है। तो दोनों फोर्सेस, एक इधर है इस तरीके से और सेकंड वाली इधर है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, और इजीली आपका मार्कर जो है मेरे हाथ में इसलिए इजीली मैंने पकड़ा हुआ है। तो एक फोर्स उधर जा रही है, दूसरी फोर्स इधर आ रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी का स्टीयरिंग की बात कर लें, ये मेरे पास क्या है, गाड़ी का स्टीयरिंग है। एक फोर्स मैं क्या करता हूं, अपवर्ड वाली साइड पे लगाता हूं, तो दूसरे हाथ से मुझे नीचे मूव करना पड़ता है, इसलिए आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग इजीली इधर मोड़ना हो इधर मुड़ जाता है, इधर आपने मूव करना हो उसको इधर मूव कर लेते हैं। उम्मीद है आपको लाइक एंड अनलाइक पैरेलल ऑफ फोर्सेस बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज 4.2 एंड इट्स मेन हेडिंग इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब हमारे पास अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हो, उनको हम आपस में मर्ज कर दें, कंबाइन कर दें, तो हमारे पास एक फोर्स आ जाती है जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। एडिशन ऑफ फोर्स को आप रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उम्मीद है तब आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये एक्सप्लेन हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स, जैसे मैंने कहा एडिशन ऑफ फोर्स अगर एक है तो उसे रिजल्टेंट फोर्स भी कह देते हैं। क्या है, इज अ रिजल्टेंट फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट, जिसका सेम इफेक्ट होगा एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल अदर फोर्सेस टू बी एडेड। इसको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल है, जब आप अपना रिजल्ट लेने आते हैं तो रिजल्ट जाहिर सी बात है आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, बायो कंप्यूटर, मैथ्स भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ये सारे क्या है, वन फोर्स ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ एंड सेवंथ। इन सब फोर्सेस को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट एक फोर्स आ जाती है, जो आपका कंबाइंड एक आपके पास क्या आता है, नंबर आ जाते हैं, टोटल नंबर जिसको कहते हैं। तो टोटल नंबर को क्या कह सकते हैं आप, जो है उसको रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन इस एग्जांपल से बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम एक और बात यहां पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपको पता है फोर्स क्या है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि आप इसको लास्ट यूनिट में बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी फोर्स तब होती है, कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी कब होती है, जब हमारे पास क्या होता है, जो भी मटेरियल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, टर्म को स्टडी कर रहे हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, तो उसको क्या कहते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए कोई भी, तो उसको हम सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ऐड नहीं कर सकते, या सिंपल हम मैथमेटिकल रूल से इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस फोर्स को बहुत ही अच्छे अंदाज से ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर अपना फाइंड करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड टू
टेल रूल, इस हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही हम क्या करेंगे, इस फोर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। व्हाट इज हेड टू टेल रूल? ये हमारा 4.2 का ही सब टॉपिक है। जो हमारा मेन हेडिंग है वो कौन सी है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। अब इस हेड टू टेल रूल में हम देखेंगे किस तरीके से हम वेक्टर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसी कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं साथ साथ। फर्स्ट पे आपने क्या कर लेना है, फर्स्ट वी सेलेक्ट आर सुटेबल स्केल। सबसे पहले आपने अगर कोई वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपने क्या कर लेना है, सूटेबल स्केल को आपने सिलेक्ट कर लेना है, जिसके थ्रू आप इजीली जो है वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, देन ड्रॉ the vector of all forces according to the scale, such as vector A and वेक्टर बी। मतलब ये सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक सूटेबल जो है स्केल को सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट हमने इसके थ्रू, इस स्केल के थ्रू अपनी मर्जी से दो वेक्टर्स जो है उनको जो है ड्रॉ कर लिया। जैसा कि मेरे पास ये स्केल है, इस स्केल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। एक वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, जिसको मैंने नेम दे दिया किसका, ये मेरे पास जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है। एंड एक वेक्टर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जिसको मैंने क्या कह दिया, ये मेरा वेक्टर बी है। देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, देन टेक any vector of them as a first vector। अब इनमें से कोई भी हमने क्या कर लिया, अपना फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लिया। लाइक ईजी फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को अपना फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट वेक्टर है इसको मैंने इस तरीके से एक्स एक्सिस के बिलोंग इसको मेट कर लिया, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे इस तरीके से, या इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमने अपना फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया था ये मेरे पास क्या आ गया, इसको एक्स एक्सिस के बिलोंग इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको जब मैंने ड्रॉ किया तो इसको मैंने वेक्टर या सिंपल वेक्टर लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको क्या करें, इस तरीके से वेक्टर ए का नेम दे दें, इसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे आपने क्या करना है, नंबर 4 पॉइंट पे देन वी ड्रॉ next vector with vector b in such a way that its tail is combined with the head of first vector।
मतलब ये जो फर्स्ट वेक्टर हमने फर्स्ट वेक्टर ना लिखे वैसे वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ए लिख लें। ठीक है, किस तरीके से ये वेक्टर ए था। अब नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करने का जो मेथड है वो क्या होगा, उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वेक्टर ए जो है ये है हमारे पास वेक्टर ए का हेड जो है, उसके साथ मेरी वेक्टर जो बी है उसकी टेल क्या करे, कोइंसाइड करे। ये मेरा वेक्टर क्या हो गया, बी। अगर आपके पास और बहुत ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको ड्रॉ करने का भी सेम मेथड होगा। मतलब वेक्टर सी है आपके पास, तो इसकी जो हेड है, जो वेक्टर सी की टेल है, उसकी इसके हेड के साथ जरूर अटैचमेंट होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस क्या करेगा, सो ऑन मूव करता जाएगा। एंड एट लास्ट नंबर 5th पॉइंट पे ड्रॉ आ रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे इन सच अ वे दैट इट्स टेल इज कंबाइंड विद द टेल ऑफ वेक्टर A and its head is combined with the head of vector C। आपके सामने जो मैंने लास्ट वेक्टर यहां पे कंसीडर किया है इट्स C, तो दैट्स वाई मैंने यहां पे वेक्टर C लिखा है। अगर आपने दो वेक्टर्स बनाने हैं तो आप D लिख लें, या जिस भी वेक्टर को जिस चीज से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो वेक्टर आप यहां पे लिख लें। अब यहां से आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहां तक उसको अटैच कर देंगे। अब ये जो हमारा वेक्टर होगा इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि इट्स अ रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरीके से एक वेक्टर ये था, सेकंड वेक्टर मेरे पास बी था, थर्ड वेक्टर सी था, तीनों का कंबाइंड जो हमारे पास इफेक्ट आ जाएगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर हमें प्रोवाइड करेगा। ये आपका हेड टू टेल रूल था जिसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 86 ओपन कर लें, जिसमें सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज मेंट बाय एडिशन ऑफ फोर्स। अब एडिशन ऑफ फोर्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो इन दोनों का सेम आंसर होगा जो मैं पढ़ रहा हूं अभी। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। इसके बाद हो सकता है आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए, फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी। यू नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हैं। इसके बाद अब पेज नंबर 87 पे आ जाएं, हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिगर 4.5 shows a graphical method of vector additions. Number first is, first select a suitable scale, then draw the vectors of all the forces according to the scale such as vectors A and vectors B. हमने यहाँ पे जस्ट 2 वेक्टर्स कंसीडर किए हैं। जो बोर्ड में मैंने आपको एग्जांपल जो है एज एन एग्जांपल पढ़ाया है उसमें मैंने 3 वेक्टर्स को कंसीडर किया था। Take any one of the vectors as a first vector, e.g. vector A, then draw next vector B such that its tails coincide। मतलब इस तरीके से दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं। With the head of the vector A, similarly draw the next vector for the third force if any, अगर कोई प्रेजेंट है वेक्टर थर्ड, then with its tail coincide with the head of the previous vector and so on. Now draw a vector R, जिसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, such that its tail is at the tail of the vector A, the first vector, while its head is at the head of the vector B.
द लास्ट वेक्टर एज शोन इन फिगर 4.5। इसी तरीके से ये फिगर मैंने जो आपके सामने बनाई है, यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ अटैच कर रही है, एंड आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट वेक्टर है विच इज सी, इसकी जो हेड है रिजल्टेंट वेक्टर का, इसके हेड के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। Now vector R represents the resultant force completely in magnitude and direction। ये आपका हेड टू टेल रूल था। आज का हमारा लेक्चर यहां पे ही एंड होता है।